नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। ब्यूरोक्रेसी के लिए गले की फांस बन सकता है बीजेपी एमपी से टकराव। किसानों ने किया डिस्कॉम कार्यालय का घेराव, सहायक अभियंता के आश्वासन के बाद माने किसान। सोफिया पेरेंट्स एसोसिएशन की ओर से सोफिया स्कूल के मेन गेट पर शांतिपूर्वक फीस को लेकर किया गया धरना प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। राज्य की ब्यूरोक्रेसी के लिए बीजेपी विधायक सांसदों से टकराव गले की फांस बन सकता है। ब्यूरोक्रेसी की ओर से प्रोटोकॉल की अवहेलना से नाराज मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के सांसद जिला कलेक्टर से लेकर पुलिस अधीक्षकों के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। बीजेपी सांसदों का आरोप है कि राज्य की ब्यूरोक्रेसी सत्तारूढ़ दलों से इशारे पर काम करते हुए अपनी मनमानी कर रही है। इस मामले को लेकर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ब्यूरोक्रेसी को सांसद की विशेषाधिकार समिति तक घसीट चुके हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर के अधिकारियों द्वारा उनका फोन नहीं उठाने की बात कह चुके हैं। अब पाली सांसद पीपी चौधरी ने सीधे तौर पर मुख्य सचिव राजीव स्वरूप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आने वाले दिनों में बीजेपी सांसदों का ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ टकराव बढ़ने के आसार हैं। पाली सांसद ने भी मामले को संसद की विशेषाधिकार समिति के समक्ष ले जाने की चेतावनी दी है। जोधपुर के ओसिया में भारतीय किसान संघ के आह्वान पर 5 अगस्त से सभी तहसील मुख्यालयों पर किसानों का धरना चल रहा था। राज्य सरकार व किसानों के बीच जारी गतिरोध के अंतर्गत किसान संघ दोबारा जोधपुर के डिस्कॉम मुख्यालय के बाहर महापड़ाव डालने की घोषणा की गई और गांव के किसानों को महापड़ाव में शामिल होने के लिए पीले चावल बांटे गए। इसी क्रम में जोधपुर के ओसिया विधानसभा क्षेत्र के हजारों किसान मंगलवार को चौड़ी चौराहा स्थित अनिश्चितकालीन धरना स्थल से जोधपुर कूच कर रहे थे। इसी दौरान प्रशासन व पुलिस द्वारा किसानों को ओसिया के बाहर में खेतेश्वर सर्किल पर रोक दिया गया, जिसको लेकर किसान आक्रोश हो गए। आक्रोशित किसानों ने NH 61 पर बैठ गए और सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष तुलिछा राम सिंवर व तहसील अध्यक्ष रामनारायण जांगू ने बताया कि पिछले 21 दिनों से धरने पर बैठे किसानों की सुध नहीं को लेकर सरकार ने किसानों के प्रति असंवेदनशीलता की हदें पार कर ली है। किसानों के नाम पर सत्ता में आने वाली सरकार का किसानों के प्रति रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में आक्रोशित किसानों ने जोधपुर डिस्कॉम कार्यालय के आगे महापड़ाव का निर्णय लिया है। इसी क्रम में मंगलवार को भारतीय किसान संघ के आह्वान पर महापड़ाव में शामिल होने के लिए हजारों किसान जोधपुर कूच कर रहे थे। इसी दौरान सरकार के इशारे पर प्रशासन व पुलिस द्वारा किसानों को बीच में रोककर उनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं किसानों ने कहा कि जब तक सरकार द्वारा हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, तब तक आर पार की लड़ाई जारी रहेगी। वहीं किसानों ने ओसिया में रात्रि महापड़ाव डालकर आंदोलन जारी रखा। जिन्हें बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र में ओलावृष्टि, टिड्डी हमले, पाला गिरने से हुई फसली नुकसान के उचित पैकेज देने, कोरोना महामारी के दौरान 6 महीने के कृषि व घरेलू बिजली बिल माफ करने, पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बिजली बिलों पर दी जाने वाली 833 रुपये का अनुदान पुनः शुरू करने सहित कुल 21 सूत्रीय मांगों को लेकर किसान पिछले 21 दिनों से तहसील मुख्यालय पर धरना दे रहे हैं। फिर भी अभी तक किसानों व सरकार के बीच में गतिरोध जारी है। तो वहीं सिरोही जिले में हाल ही में बनी नई नगरपालिका जावाल में जलदाय विभाग के ठेकेदारों द्वारा नगर में जगह जगह सीसी रोड को तोड़कर पाइपलाइन डालने का कार्य कर रहे हैं। वहीं उससे ग्रामीण काफी परेशान हैं। एक और लगातार हो रही बारिश के कारण वैसे भी पानी भरने से ग्रामीण परेशान थे। वहीं दूसरी ओर बिना सोच समझ के जलदाय विभाग के भारी बारिश से संबंधित ठेकेदार द्वारा नगर वासियों को हाल ही में हो रही समस्या को दरकिनार कर सड़कों को खोदने का कार्य करने में आम राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई वार्ड में हालात तो बद से बदतर होने से भी अपने ज़रूरी काम होने पर भी अपने घरों में के बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। ठेकेदारों की मनमर्जी से हो रहे कार्य से वार्ड वासियों को पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। वहां अपने वाहनों से आना जाना तो खतरे से खाली नहीं है। इन सब समस्याओं से जूझ रहे ग्रामीणों के सुनने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। जावाल के ग्रामीणों को नई नगर पालिका से बड़ी उम्मीद थी।
पर उनको उदासीनता के चलते ग्रामीण नागरिक जीवन जीने पे मजबूर हो रहे हैं। बारिश के समय होने से एक तरफ पानी का भराव व दूसरी तरफ जलदाय विभाग की मनमर्जी से खोदे जा रहे गड्ढों से जगह जगह कीचड़ साफ नजर आ रहा है, जिस कारण ग्रामीणों को कोरोना के साथ साथ मौसमी बीमारी फैलने का डर भी सता रहा है। संबंधित ठेकेदार नगर के वासियों को हो रही समस्याओं को दरकिनार करते हुए भारी बारिश में भी नगर की गलियों में हाल ही में बने सीसी रोड तोड़कर अपना स्वार्थ साधने में लगे हुए हैं। टूटी हुई रोड पर कहीं गोवंश 6 फीट गहरे कीचड़ में फंस रहे हैं तो कहीं 4 पहिए वाहन गड्ढे में धंस रहे हैं, जिन्हें ट्रैक्टर द्वारा बाहर निकाला जा रहा है। लोग त्रस्त और ठेकेदार मस्त है। तो वहीं तवाव गांव के विनायक नगर व लखारा युवा ग्रुप ने गणेश चतुर्थी गणेशोत्सव के उपलक्ष्य में आज बुधवार को बप्पा की विदाई समारोह को लेकर सुबह 10 बजे से आपेश्वर मंदिर स्थित निलंबा तालाब में गणेश उत्सव की ओर से विशाल रथ यात्रा, गाजे बाजे व प्रसादी वितरण के साथ साथ गणपति का विसर्जन किया गया। इस अवसर पर समस्त गणपति मंडल के अध्यक्ष व ग्रामीण जन व महिला के गणपति विसर्जन में भाग लिया तथा गणपति बप्पा मोरिया का जयकारे के साथ साथ गांव के मुख्य आपेश्वर मंदिर पहुंचे सभी भक्त ने गणपति विसर्जन का आनंद लिया। तो वहीं जैसलमेर के लाठी क्षेत्र में किसानों की ओर से बिजली संबंधित समस्याओं का निराकरण के एक सप्ताह के दिए गए आश्वासन के बाद भी समाधान नहीं होने पर बुधवार को किसानों की ओर से पुनः लाठी डिस्कॉम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। करीब 1 घंटे बाद डिस्कॉम के सहायक अभियंता मनीष कुमार के आश्वासन पर किसानों ने धरना समाप्त कर दिया। किसानों ने बताया कि फीडर संख्या में 1 से लाठी व सोडाकौर में करीब 120 से अधिक नलकूप जुड़े हुए हैं, जिनकी संख्या अधिक होने के कारण पर्याप्त वोल्टेज के साथ में विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है तथा आए दिन बूस्टर जलकर खराब हो रहे हैं। किसानों ने बताया कि डिस्कॉम अधिकारियों को कई बार समस्या का समाधान कर प्राप्त वोल्टेज के साथ में विद्युत आपूर्ति करने की मांग से अवगत करवाया गया है, बावजूद इसके कोई समाधान नहीं हो पाया है। किसानों ने बताया कि इस समस्या को लेकर 1 सप्ताह पूर्व मंगलवार को किसानों ने यहां पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन आश्वासन के बाद भी 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। इसी को लेकर बुधवार को पूर्ण लाठी क्षेत्र के किसान डिस्कॉम कार्यालय पर पहुंचे, यहां पर करीब 1 घंटा तक धरना प्रदर्शन किया। आज हम ग्राम लाठी के जीएसएस में किसान एकत्रित हुए, जबकि आज से पूर्व 6-7 दिन पहले कैबिनेट मंत्री सालिम मोहम्मद जी ने फ़ोन पे प्रशासन बिजली विभाग से हमें आश्वस्त करवाया कि आपकी समस्या 7 दिन में जो AG1 फीडर पे जो ट्यूबवेल वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, चल नहीं रहे, उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जबकि 7 दिन बीत जाने के बाद आज पुनः मजबूर होकर हम किसान यहाँ पावर हाउस में एकत्रित हुए, तो हमारे आईएन साहब मनीष जी फ़ोन पे यहाँ बुलाने पे आए और पुनः आज हमें 7 दिन का समय दिया। 7 दिन के भीतर आपका 100% समस्या का समाधान करके एक साथ समस्त फीडर के ट्यूबवेल। जालौर जिले के मुद्रान कस्बे में राजपुरोहित जागरवाल युवा मंडल के तत्वाधान में आयोजित गणेश महोत्सव का पर्व हर्षोल्लास के साथ में गणपति बप्पा का विसर्जन किया गया। जानकारी के अनुसार मुद्रान गांव में सहित आसपास बसरा धानजी व अन्य गांवों में गणेशोत्सव की धूम रही। हर वर्ष की भांति इस साल भी गणेश महोत्सव में युवाओं बुजुर्गों ने विसर्जन महोत्सव में भाग लिया। रथ में गणेश प्रतिमा को विराजित करके पूरे कस्बे में जागरवालों, सोड़ो व आम चौराहा से होकर आशापुरी माताजी तीर्थ स्थल बैंड बाजे, नासिक ढोल व डीजे के साथ शानदार गीतों की धूम पर वरघोड़ा निकाला गया। युवाओं व बालिकाओं ने डीजे राजस्थानी गणपति बप्पा से एक से बढ़कर एक गीतों पे ताल से ताल मिलाकर डांडिया नृत्य किया। दशरथ सिंह राजपुरोहित ने बताया कि गणेश महोत्सव में 5 दिवस की प्रतिमा स्थापित की गई थी। हर दिन सुबह शाम आरती और प्रसादी के साथ साथ कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता था। विसर्जन के 2 दिन पहले जागरवालों के चौटे राधा कृष्ण ठाकुर जी में
पर विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस बार मोदरान गांव में बड़े चौराहे पर भी सार्वजनिक गणेशोत्सव पे गणपति बाप्पा की आज गाजे बाजे व डीजे के साथ में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। वहीं रेलवे स्टेशन पर शिव मंदिर शिववाड़ी में भी बुधवार शाम को ग्रामीणों ने गणपति बाप्पा का भव्य दरबार सजाया और रथ व डीजे के साथ गणपति बाप्पा का विसर्जन पर वरघोड़ा निकाला गया। भीलवाड़ा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण से ज़्यादा जांच करने के लिए राजमाता विराजय राजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज ने तैयारियां शुरू कर दी है। अभी मेडिकल कॉलेज में कोरोना जांच के लिए 4 मशीनें लगी हुई है, जिससे रोजाना 800 से 1200 के करीब जांचें हो रही है। अब तक 84,264 जांचें हुई है, जिनमें से 78,158 सैंपल नेगेटिव है और 3,141 सैंपल पॉजिटिव आए हैं। राज्य सरकार की मंशा के अनुसार अब तक हम सैंपल जांच का दायरा बढ़ाते हुए 3,000 तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं कोरोना मरीज के इलाज के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय में 29 वेंटिलेटर भी सरकार द्वारा प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 19 यहां पर लगाए जा चुके हैं और 10 का इंस्टॉलेशन जल्द ही किया जाएगा। यहाँ पर 129 बेडों का ऑक्सीजन पाइप की सुविधा प्रदान है और हम इसमें 112 बेडों पर ऑक्सीजन बढ़ाने के टेंडर निकाल दिए गए हैं। कोरोना का जो संक्रमण काल चल रहा है, उसके लिए हमने बहुत अच्छी हमारी RT-PCR लैब स्थापित की हुई है, जहाँ पे हम 4 RT-PCR मशीन के माध्यम से आज तक हम 84,264 सैंपल्स की प्रोसेसिंग कर चुके हैं। और इनमें कुछ सैंपल्स ऐसे भी हैं जो दूसरे ज़िलों से भी आए हैं, जैसे चित्तौड़ से, धौलपुर से, अजमेर से, वो भी हम प्रोसेस कर चुके हैं, उसके रिज़ल्ट दे चुके हैं। 84,000 में से 78,158 टेस्ट हमारे नेगेटिव आए और कुल पॉजिटिव की संख्या है 3,141। एवरेज हमारी वैसे कैपेसिटी लैब की जो है 1200 टेस्ट प्रतिदिन करने की है अभी, लेकिन हमारा एवरेज अभी 800-900 के बीच में सैंपल्स आ रहे हैं। और राज्य सरकार के निर्देशानुसार अब हम ये टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ा करके हम 3,000 तक करेंगे। उसके लिए हमने कार्यवाही चालू कर दी है। मरीजों की सेवा के लिए मरीजों को जो ज़रूरत पड़ती है, जब वो गंभीर स्थिति में आ जाते हैं, उसके लिए हमको वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। और आज खुशी की बात है कि हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी में यानी 29 वेंटिलेटर्स हमारे पास उपलब्ध हैं, जो 19 काम कर रहे हैं, 10 का इंस्टॉलेशन भी बाकी है, वो भी एक सप्ताह के अंदर हो जाएगा। अस्पताल में मरीजों को सेवा देने के लिए हमारे पास अभी 225 बेड ऐसे हैं जिनको हमने कोरोना के आइसोलेशन बेड के रूप में हमने इनको स्थापित कर रखा है। और अभी हमारे पास मौजूदा 128 पॉइंट पर ऑक्सीजन की सप्लाई सेंट्रल ऑक्सीजन पाइपलाइन के माध्यम से उपलब्ध है मरीजों को सेवा देने के लिए। और 112 पॉइंट और अभी हम बढ़ाने के लिए प्रक्रियाधीन है, जिसके अब टेंडर किए जा चुके हैं और अति शीघ्र ये पॉइंट और बढ़ा करके हम अपनी कैपेसिटी। तो वहीं भीलवाड़ा में बिजली संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए अजमेर विद्युत वितरण निगम और सिक्योर मोटर्स द्वारा समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया है। यह शिविर जिले भर में 20 उपखंड स्तर पर भी लगाया गया है, जिससे कि अधिक से अधिक उपभोक्ताओं की शिकायत का निवारण किया जा सके। अजमेर विद्युत वितरण निगम भीलवाड़ा के अधीक्षक अभियंता SK उपाध्याय ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने VC के दौरान दिशा निर्देश दिए थे कि बिजली संबंधी शिकायतों को जल्द से जल्द दूर किया जा सके। इसी के तहत में अजमेर विद्युत वितरण निगम ने भी आज शिविर का आयोजन किया है, जिसमें शहर के शिकायत केंद्र पर 80 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही ये कैंप उपखंड में भी लगाए गए हैं। इन कैंप में बिजली के बिल के साथ ही अन्य समस्याओं को सुना जा रहा है। माननीय प्रबंध निदेशक महोदय के आदेशानुसार जो लॉकडाउन पीरियड के अंदर उपभोक्ताओं की बिलों की शिकायत आ रही थी, तो सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय साहब के निर्देशन में प्रबंध निदेशक माननीय प्रबंध निदेशक महोदय के आदेशानुसार कैंप आयोजित किए गए। पूरे जिले में 20 उपखंड क्षेत्रों में कैंप आयोजित किए गए, जिसमें 2 हमारे MVC के भी शामिल हैं। भीलवाड़ा MVC के अंदर 4 जगह कैंप लगाए गए और बाकी 18 जगह जिले में कैंप लगाए गए, जिनमें सारे एक्शंस को जिम्मेदारी दी गई कि अपने अपने डिविजन्स में जाके वो कैंपों को ऑर्गेनाइज करें और उपभोक्ताओं की शिकायत का निवारण करें। इसमें हमने हर तरह की समस्याओं को समाधान करने का प्रावधान रखा है।
बिल करेक्शन के साथ साथ किसी उपभोक्ता की लो वोल्टेज की प्रॉब्लम है और भी कोई शिकायत है तो दर्ज करा सकता है। इसका त्वरित निपटान करने के लिए आदेश दिए गए। अभी मैंने एमबीसी एरिया का राउंड लिया था तो वहाँ पर पता लगा 80 के आसपास कंप्लेंट बिलोड़ा शहर में आ चुकी थी और 100 से ऊपर कंप्लेंट्स भी हमारे डिवीजन से अभी तक रिपोर्ट। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की कृषि उत्पादन व्यापार और वैज्ञानिक अध्यादेशों के विरोध में आज दूसरे दिन भी भीलवाड़ा की कृषि उपज मंडी बंद रही। कृषि उपज मंडी में व्यापारियों ने इस अध्यादेश के विरोध में 4 दिन हड़ताल रखने का आह्वान किया है। वहीं मंडी बंद होने के कारण किसानों ने भी काफ़ी समस्या हो रही है और इन्हें बारिश के कारण अपनी उपज खराब होने की भी आशंका जता रहे हैं। मंडी बंद होने के कारण रोजाना 1 से 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। महात्मा ज्योतिबा फुले कृषि उपज मंडी खाद्यान्न व्यापार संघ के अध्यक्ष मुरली इनानी ने कहा कि केंद्र सरकार ने मंडी के बाहर भी व्यापारियों द्वारा कृषि उपज खरीदने का निर्णय लिया है। इससे कृषि मंडियों का भविष्य खतरे में पड़ रहा है। अब किसान मंडी शेष के कारण यहां पर अपना माल बेचा नहीं आएगा, जिससे यहां पर व्यापारियों को अपना काम बंद करना पड़ जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने जो कृषि कल्याण के नाम से 1% से व्यापारियों पर टैक्स लगाया है, उससे अब तक मंडियां वीरान हो जाएगी। वहीं किसान उदयलाल ने कहा कि हम रायसिंहपुरा में चना लेकर आए, लेकिन मंडी बंद होने के कारण हमें वापस जाना पड़ा। इसी के कारण यहां से ले जाने के मामले में माल भंडे हमें नुकसान उठाना है। केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया उसके विरोध में राज्य सरकार की 247 मंडियों ने मंडी बंद रखी है और हमने भी मजबूरीवश हमारे प्रदेश के नेतृत्व को मानते हुए मंडियों को बंद रखा है। रही बात रोज़ के नुकसान होने की, तो पहले इन दिनों 2 करोड़ 1.5 करोड़ का हर मंडी में रोज़ का काम हुआ करता था, परंतु राज्य सरकार ने व्यापारियों का, काश्तकारों का गला घोट दिया है। गहलोत सरकार ने सरेआम व्यापारियों का कत्ल कर दिया है 2% कृषि कल्याण टैक्स लगा करके, और इसे एक फिल्मी नाटकीय ढंग के द्वारा हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जो कि उनकी जोरू की गुलाम की तरह रहते हैं, बाबूलाल जी गुप्ता, उन्होंने एक नाटकीय ढंग से उसको 1% करवाया और वो टैक्स 1% होने के कारण इन मंडियों का जो यौवन था वो ख़त्म हो गया। ये मंडियां ख़त्म हो गई, वीरान हो गई और ये राज्य सरकार किसी काम की नहीं रही, निकम्मी सरकार रही। इसने जगह जगह टैक्स लगाए, रजिस्ट्री के चार्ज बढ़ा दिए, कोरोना टैक्स के नाम पे लूट मचा रखी है कि जब एक राष्ट्र एक कर का प्रावधान था तो गहलोत सरकार को इस टैक्स को हटाना चाहिए था जड़ से, और गहलोत सरकार ने और टैक्स लगा करके आम आदमी का जीना दूभर कर दिया। उपभोक्ता को खाने की चीज़ महंगी मिलने लग गई, शक्कर जैसी चीज़ पे 40 से 50 रुपए किलो बढ़ गए। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और ये विरोध किसका करना है और विरोध किसका कर रहे हैं, मुझे इसका भी बड़ा अफसोस है। हम गांव राशिदपुरा से 5 बोरी चना लेकर पधारे तहसील मांडलगढ़, वहाँ से पधारे और आगे आए तो मंडी बंद। अब समस्या आ रही इस माल को कहाँ रखे और कहाँ पर बेचे, तो वापस जाने की मजबूरी हो गई। उसमें 1000 रुपया भाड़ा लगा टेम्पो का। और माल टोटल कितने का? 5 क्विंटल। 5 क्विंटल कितने रुपए का माल है? माल अभी 22,000 रुपये का माल है। नुकसान ही आपको इसकी? नुकसान ही है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो वहीं जयपुर में कोरोना लॉकडाउन के चलते लोगों की आर्थिक स्थिति बदहाल हो चुकी है। वहीं पूरे प्रदेश में आर्थिक संकट से जूझ रहा है। स्कूलों की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि फीस जमा कराया जाए। बच्चों को पेरेंट्स से नोटिस भी भेजा जा रहा है कि पहले तिमाही की फीस जमा नहीं करवाई गई तो 10वीं व 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं का रजिस्ट्रेशन नहीं करने दिया जाएगा। सोफिया पेरेंट्स एसोसिएशन की ओर से अभिभावकों ने शांतिपूर्वक फीस माफी को लेकर सोफिया स्कूल के मेन गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में अभिभावक बारिश के मौसम में सरकारी एडवाइजरी और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में बैनर लेकर खड़े हुए। बैनर में नो स्कूल नो फीस, स्कूल इज द टेम्पल ऑफ विजडम नॉट ए बैंक। स्कूल अभिभावकों की पीड़ा को समझकर इस तरीके से बैनर्स को लेकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया गया। स्कूल प्रिंसिपल एसोसिएशन ने लोगों को डेलीगेशन के रूप में बात करने के लिए बुलवाया। हिना सदवानी ने बताया कि स्कूल प्रिंसिपल सिस्टर को पेरेंट्स की पीड़ा बताई और इसको लेकर उन्हें एक ज्ञापन भी दिया गया। उस ज्ञापन में 3 महीने की फीस अप्रैल मई जून को माफ़ हो और बाकी की फीस में ट्यूशन फीस में 25% फीस पेरेंट्स
के साथ ही ली जाए, क्योंकि टीचर्स ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाई करवा रहे हैं। उसी चीज़ का ख्याल रखते हुए पेरेंट्स 25% ट्यूशन फीस को देने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि प्रिंसिपल सिस्टर के आश्वासन दिया गया है कि ज्ञापन को अजमेर की मिनिस्ट्री बोर्ड में भेजा जाएगा और पेरेंट्स से कुछ समय मांगा है। एसोसिएशन के सदस्य अनिल भीमपुरिया ने बताया कि स्कूल की तरफ से 1 अगस्त को एक नोटिस जारी किया गया था। व्हाट्सएप के ऊपर 10 अगस्त तक स्कूल की फीस जमा नहीं कराई गई तो 10वीं 12वीं क्लास की बोर्ड के रजिस्ट्रेशन नहीं किए जाएंगे को लेकर जिला अध्यक्ष अधिकारी को ज्ञापन दिया गया था और अब स्कूल के बाहर फीस को लेकर शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया गया, क्योंकि पिछले 5 महीनों से लोगों की आर्थिक स्थिति बेइंतहा खराब हो चुकी है। फीस जमा कराने के लिए भी असमर्थ है। डेलीगेशन प्रिंसिपल सिस्टर ने मिलकर अपनी बात रखकर आए हैं। प्रिंसिपल सिस्टर ने कुछ समय मांगा है और ज्ञापन को आगे भेजने की बात भी कही है। पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से आज यहाँ हमारे को 1 अगस्त 2020 को एक मैसेज आया था कि सभी पेरेंट्स को क्वार्टरली फ़ीस जमा करानी है, तभी आपके बच्चों का सीबीएसई में रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। ये राजस्थान का पहला स्कूल है जिसने इस तरह के मैसेज हमारे को फॉरवर्ड किया। इसके लिए हमने मीटिंग करी, डीओ साहब से मिले, डीओ साहब को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन के थ्रू मैडम को एक नोटिस भेजा है कि इस तरह का कोई भी शिक्षा विभाग या राजस्थान या केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी रूल नहीं है कि आप स्कूल पेरेंट्स को इस तरह का दबाव बनाया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि जैसा कि कोविड-19 चल रहा है, आज हर पेरेंट्स की स्थिति ऐसी है कि उनकी इनकम मोर देन 50% की तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और बाकी जो बचे हैं उनकी 30% से 40% रह गई है। तो हम स्कूल प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि जब हमारी इनकम ही नहीं है तो हम किस प्रकार से बच्चों की फ़ीस दे पाएंगे। स्कूल प्रशासन ये कहता है कि हमें टीचर्स की फ़ीस देनी है। मैडम, हम आज 12 से 13 साल तक, मेरी बिटिया 12th में है, 10 लाख से ऊपर हमने स्कूल को फ़ीस दे दी है। स्कूल की अगर हम सालाना इनकम देखें तो करीब 15 करोड़ रुपए स्कूल की जमा होती है, 6 करोड़ रुपए का खर्चा। मैं प्रशासन और सभी स्कूल प्रशासन से मांग कर रहा हूँ, ये जो स्कूल प्रशासन एसोसिएशन ये कहते हैं कि हमारे पास टीचर्स को पैसा देने के लिए नहीं है। मैं राज्य सरकार से फिर मांग करूँगा कि सभी स्कूलों के खिलाफ एक ऑडिट बिठाई जाए और उनकी बैलेंस शीट देखा जाए कि उनके पास क्या 6 महीने की फ़ीस देने के लिए भी टीचर्स के पास है या नहीं। आज पेरेंट्स इतना मानसिक तनाव में है कि कुछ पेरेंट तो इस स्थिति में है कि अगर हमारे से फीस मांगी गई तो हमें शायद आत्महत्या तक करनी पड़ जाए। और आज आप कैसे ना कैसे जिस तरह से घर खर्चे चला रहे हैं वो हर पेरेंट जानता है। आप भी पेरेंट्स हैं, प्रशासन में पेरेंट्स हैं, अंदर भी सब पेरेंट्स हैं। तो हमारी मांग यही है कि हमारे को जो स्कूल नो फीस है वो वेव किया जाए और आगे जो एजुकेशनल फ़ीस है उसका 25% लिया जाए ताकि हम कैसे भी उनको जमा करा सके और हमारी बच्चों की पढ़ाई निरंतर चल सके। हम कोई लड़ाई नहीं चाहते, हम गांधीवादी तरीके से अभी डेलीगेशन गया था मिलने। मैं थैंक्स कहता हूँ प्रिंसिपल रोजलाइन का जिन्होंने हमारी बात सुनी और हमें आश्वासन दिया कि आपकी मांगों पर गौर किया। धन्यवाद। आपका मांग लेकर के आप यहाँ पर? हम स्कूल से यही मांग करने गए थे कि हमारी जिस तरह से सैलरी कम हुई है उस तरह से कुछ हमें वेव ऑफ दे के, कुछ हमें डिस्काउंट दे के हमारे बच्चों की पढ़ाई को आगे जारी रखने में हमारी मदद करें। मैम जी बताइए, अगर प्रशासन ने आपकी मेमोरेंडम लिया, क्या कहा उन्होंने, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने हमारी मांग को आगे रखने का वादा किया है। अभी हम भी ये देखेंगे कि वो हमें पॉजिटिव जवाब दें, नहीं तो हम कुछ और आगे मिलकर साथ आगे बढ़ेंगे जिससे हमारी जायज़ मांगों को माना पड़ती है। मैं एक सिंगल मदर हूँ तो मेरे लिए तो अभी फ़ीस देना बहुत मुश्किल है कि अगर अभी मैं घर खर्चा चला लूँ कोई बहुत है तो फ़ीस तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो ऑनलाइन मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है तो मैं फ़ीस नहीं दूँगी। जो भी इनका है 30% या 40% जो भी है मैं फ़ीस देने के लिए तैयार हूँ। तो वहीं जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रथम अजय पाल लामा ने नकली डीजल बनाने को लेकर खुलासा किया है। सीकर रोड जैतपुरा में नकली डीजल की फैक्ट्री पिछले 5 सालों से मां वैष्णव पेट्रोलियम से नाम से अर्जुन लाल यादव चला रहा था। कमिश्नरेट के CST टीम ने ADCP सुलेश
चौधरी, इंस्पेक्टर लखन खटाना व सुरेंद्र यादव के नेतृत्व में टीम सीकर रोड से चोमू तक रैकी रोजाना शुरू कर दी है और कई दिनों से जद्दोजहद के बाद में मां वैष्णव पेट्रोल संचालक अर्जुन लाल यादव को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया है कि काले तेल की खरीद बाजार से करता था और उसे फैक्ट्री में काले तेल की मिट्टी में के जरिए 400 से 500 डिग्री तक गर्म कर केमिकल मिलाकर तैयार करता था और ग्रामीणों को 50 रुपये लीटर में बेचता था। जबकि अर्जुन लाल यादव ने रिफाइंड के नाम पर पर्यावरण विभाग से लाइसेंस लिया हुआ था और लाइसेंस कुछ महीने पहले भी एक्सपायर हो चुका था। अर्जुन लाल यादव जयपुर के आसपास के इलाकों में बगरू, दूदू, कोटपुतली के अलावा हनुमानगढ़ व कई शहरों में नकली डीजल बनाने का कारोबार कर रहा था। अर्जुन लाल यादव अनपढ़ होने के बावजूद इतना लंबा कारोबार कर रहा था, इसके साथ ही जीएसटी की भी चोरी कर रहा था। कुछ समय से इस तरह की सूचनाएं मिल रही थी कि जो ब्लैक ऑयल है, काला तेल, जो बेसिकली इंडस्ट्रियल वेस्ट और व्हीकुलर वेस्ट है, उसको फर्नेस में उबाल के उससे डीजल बना के मार्केट में डीजल के रूप में बेचा जा रहा है। ऐसी सूचना जब आयुक्तालय की CST टीम को जब सूचना मिली तो इस सूचना को डेवलप किया गया। सूचना को डेवलप करने पे ज्ञात हुआ कि जयपुर के अलावा जयपुर ग्रामीण इलाके में दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी इस तरह की गतिविधि कुछ लोग कर रहे हैं। कल चोमू थाना इलाके के जैतपुर गांव में एक व्यक्ति है अर्जुन लाल यादव, जिसने अपनी एक फैक्ट्री बना रखी है वहाँ माँ वैष्णो देवी पेट्रोल्यूब्स के नाम से। इस पर पुलिस ने जब कार्रवाई करी तो वहाँ ये पाया गया कि इसके द्वारा ब्लैक ऑयल को एक फर्नेस में गर्म करके उसका 3 अलग अलग सिलिंड्रिकल शेप में 3 अलग अलग फर्नेसेस बना रखे। एक जगह से इसको ब्लैक ऑयल को गर्म करके अगले सिलिंड्रिकल फर्नेस में इसका डिस्टिलेशन करता है, फिर उससे अगले सिलिंड्रिकल फर्नेस में इसको निकाल करके इसमें क्ले मिला करके जो भी अभी तक इसमें जो कुछ भी मटेरियल इम्प्योरिटी का मिला रह गया वो उसके साथ सेटल हो जाता है और ऊपर जो बच गया जो लिक्विड उसको वो डीजल की फॉर्म में आ जाता है। डीजल से मिलती जुलती उसकी डेंसिटी हो जाती है और मोर और लेस फ्यूल के रूप में वो काम में आता है, जिसको इसके द्वारा डीजल के रूप में बेचा जा रहा है। मौके से काफ़ी रॉ मटेरियल के साथ साथ जो इसने रिफाइंड करके जो डीजल के रूप में प्रोडक्ट को बेच रहा था वो भी जब्त किया है। साथ ही साथ इसमें जो रॉ मटेरियल लिया जा रहा था आगे किसी भी रूप में वो रिफाइन करके उसको बेचा जा रहा था, उसमें सेल्स टैक्स की GST की भी चोरी इसके द्वारा की जा रही थी। ऐसे में मौके पर सेल्स टैक्स GST की टीम्स को भी साथ में रखा गया, DSO की टीम को भी साथ में रखा गया क्योंकि ये असेंशियल कमोडिटीज़ में ये प्रोडक्ट आता है। इन समस्त विभागों की संयुक्त कार्रवाई ये करी गई और इसमें जब इसको गिरफ्तार करके पूछताछ की गई तो पूछताछ में वो सारे तथ्य सामने आए जो पुलिस ने पूर्व में पुलिस को जो इंटेलिजेंस मिली थी और उसको जो डेवलप किया था, तो पता लगा कि इसी तरह की एक्टिविटी जयपुर के बगरू इंडस्ट्रियल एरिया में, दूदू इंडस्ट्रियल एरिया में, कोटपुतली के केसवाना इंडस्ट्रियल एरिया में, मदनगंज अजमेर में, बीकानेर में, हनुमानगढ़ में अनेक जगह पे इसके द्वारा इसी तरह के प्लांट्स लगाए गए। साथ ही साथ ऐसी जानकारी भी सामने आई है जिसमें जो पूर्व में मैंने बताया कि 3 टियर स्ट्रक्चर है इसके फर्नेस का और हर टियर का जो फर्नेस है उसके बाद का जो एंड प्रोडक्ट है उस एंड प्रोडक्ट के बजाय बीच के जो इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट्स जो है उनको भी इसने कई जगह पे बेचा है और जो इसके खरीदार हैं उनके द्वारा स्थानीय स्तर पे उसमें कुछ केमिकल मिला के उसका कलर चेंज किया जाता है ताकि वो डीजल जैसा एक लुक लाइक सब्सटेंस हो जाए और उसको डीजल के रूप में बेचा जाता है। अनफॉर्चुनेटली कुछ
इकोनॉमी के कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां डीजल की बहुत ज़्यादा खपत होती है, उन सेक्टर्स में इनके द्वारा ये डीजल बेचा जाता है। साथ ही साथ जो मड इंजन है, जो जनरली बाढ़ का पानी निकालने में काम में आते हैं, पिछले महीने भर से आप लोगों ने देखा होगा कि कई जगह ऐसे मड इंजन भी यूज किए जा रहे हैं। फिलहाल हमारा राजस्थान में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।